नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए नई जनसंख्या नीति 2021-2030 की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी उनकी प्राथमिकता। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नागपुर में पहले तरल प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया। देश में अब तक 37 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। राष्ट्रीय कोविड स्वास्थ्य दर 97.20% हुई। केंद्र ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत ओडिशा को 3,323 करोड़ रुपए दिए। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते ने लखनऊ से अलकायदा के 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए। बड़ी आतंकवादी घटना टली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। महिला क्रिकेट में होम में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच जारी। यूरो कप फुटबॉल में आज रात लंदन में इंग्लैंड का मुकाबला इटली से और विंबलडन टेनिस में पुरुष सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच का मुकाबला मैथियो बेरेटोनी से जारी। समाचार संध्या में मनीषा खन्ना के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक के लिए राज्य की जनसंख्या नीति के प्रारूप की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विश्व जनसंख्या दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक पुस्तिका जारी करते हुए कहा कि इससे लोगों का जीवन खुशहाल होगा और समाज के सभी वर्गों को जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम से जोड़ना होगा। जनसंख्या स्थिरीकरण का जो प्रयास है, यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। समाज में जहां गरीबी है, वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है और इससे व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे, तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। तो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य के बारे में हमें अवश्य सोचना होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने जनसंख्या नीति के मसौदे पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल है। उन्होंने कहा कि अधिक जनसंख्या विकास में बाधा है। समुन्नत समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। उन्होंने लोगों से विश्व जनसंख्या दिवस पर बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं और समाज को जागरूक करने का प्रण करने की अपील की। नीति के मसौदे के अनुसार 2 से अधिक बच्चे वाले लोग स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जिन लोगों की 2 तक ही संतानें होंगी, उन्हें और अधिक सरकारी सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। मसौदे में यह भी कहा गया है कि 2 बच्चों के मानदंड का पालन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारी कई लाभों से वंचित रहेंगे। साथ ही नीति का उल्लंघन करने वाले लोग सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवविवाहितों के बीच परिवार नियोजन के साधनों को प्रोत्साहन करने के लिए शगुन किट का भी वितरण शुरू किया। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को तेजी देना उनकी प्राथमिकता होगी। श्री रेड्डी ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र की विभिन्न विकास गतिविधियों और कार्यक्रमों की समीक्षा की।
केंद्रीय मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कहा कि चल रही सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लंबी परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों को अन्य मंत्रालयों के साथ उचित सलाह मशविरा करके सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास अभूतपूर्व हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नागपुर में पहले तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि एलएनजी स्वच्छ और किफायती ईंधन है जो परिवहन लागत कम करने में सक्षम है। इससे रोजगार के व्यापक अवसर पैदा किए जा सकते हैं। एलएनजी भविष्य का ईंधन है और इससे परिवहन क्षेत्र में क्रांति होगी। देश का पहला निजी एलएनजी संयंत्र बैद्यनाथ आयुर्वेदिक समूह ने नागपुर जबलपुर राजमार्ग के निकट केम्प्टी रोड पर स्थापित किया है। श्री गडकरी ने बताया कि केंद्र सरकार परंपरागत ईंधन के विकल्प के रूप में इथेनॉल, इलेक्ट्रिक सीएनजी और एलएनजी उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि देश में चीनी और चावल का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे अतिरिक्त उत्पादन का इस्तेमाल जैव ईंधन निर्मित करने में किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को ईंधन बनाने वाली फसलें उगानी चाहिए जिससे कि कृषि के जरिए रोजगार बढ़ाए जा सकें। We have to create more employment potential in the country and we need to help to agriculture. Without that, in place of wheat and rice, if they can making gas and petrol alternative, it can be a viability for agriculture as a cost saving. गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। श्री शाह ने आज अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री कल गांधीनगर में कई विकास कार्यों और योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद के बोपल क्षेत्र में जल वितरण योजना लोगों को समर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने रेलवे और अहमदाबाद नगर निगम के अनेक विकास कार्यों की आधारशिला रखी। बाद में उन्होंने वेजलपुर क्षेत्र में अहमदाबाद नगर निगम के सामुदायिक भवन और पार्टी प्लॉट लोगों को समर्पित किया। आज शाम वे साणंद और बावला में विविध विकास कार्यों का उद्घाटन और आधारशिला रखने वाले हैं। श्री शाह कल गांधीनगर की नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में नए बने नारकोटिक और साइकोट्रोपिक भवन का उद्घाटन करेंगे। वे गांधीनगर सिविल अस्पताल में सन फाउंडेशन द्वारा स्थापित 500 लीटर का नया ऑक्सीजन प्लांट लोगों को समर्पित करेंगे। कलोल, अडालज और गांधीनगर में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन और आधारशिला रखने के अलावा वे कल शाम गांधीनगर राजभवन में कोरोना सेवा यज्ञ में योगदान देने वाले महानुभावों का सम्मान करेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 37 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 37,23,000 खुराकें दी गईं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.20% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 41,000 से ज्यादा कोविड रोगी ठीक हुए। देश में अब तक 2 करोड़ 99 लाख से ज्यादा लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 4,54,118 है। साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से नीचे 2.32% बनी हुई है। दैनिक संक्रमण दर 2.25% है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने आज कोविड संक्रमण की उच्च दर वाले 9 जिलों की स्थिति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की गई इस बैठक में उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने लोगों के एक वर्ग द्वारा निषेध क्षेत्र दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना वायरस फैलता है। उन्होंने उपायुक्तों से शहरों, गांवों और चाय बागानों में ऐसे स्थानों की पहचान करने को कहा जहां लोग इकट्ठा होते हैं। मुख्यमंत्री ने इन स्थानों पर कड़ाई से दिशा निर्देश लागू करने को कहा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में जिला परिषद के स्वास्थ्य कर्मचारी आदिवासी गांवों में अपने समर्पित प्रयासों से कोविड टीके के बारे में नकारात्मक धारणा को दूर कर रहे हैं। ये स्वास्थ्य कर्मचारी जिले के सुरगाना तालुका में आदिवासियों की बोली बोलते हुए टीकाकरण के बारे में तमाम भ्रांतियां दूर कर रहे हैं। ये तालुका टीकाकरण के संबंध में पिछड़ रहा था। सुरगाना तालुका के दूर दराज के इलाकों में आदिवासी बस्तियां हैं। इन लोगों में कोरोना बचाव के टीके के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां और कई प्रकार का डर था। इसके अतिरिक्त इलाके में मोबाइल फोन टावर नहीं होने के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी समस्या थी।
इस कारण आदिवासी लोगों को टीकाकरण के पंजीकरण के लिए इस पहाड़ी इलाके में कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। इससे क्षेत्र में टीकाकरण बहुत कम हुआ था। पानगाराने जिला परिषद के चिकित्साधिकारी डॉक्टर जयंत थाविल और उनके स्वास्थ्य कर्मचारियों का दल आदिवासी की प्रत्येक बस्ती में गया और उन्हें टीके के बारे में जागरूक किया। स्थानीय आदिवासी भाषा का इस्तेमाल करते हुए इस दल ने स्थानीय लोगों के साथ प्रभावी संवाद किया और उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। हमारे अति दुर्गम क्षेत्र ये आदिवासी एरिया है। यहाँ पे टीकाकरण के लेके बहुत सी गलतफहमियां थी, लोगों में डर था। हमारे कर्मचारी लोगों ने, आशा वर्कर ने घर घर जाके लोगों को समझाया कि टीकाकरण से कोई भी दुष्परिणाम नहीं होगा, टीकाकरण आपके स्वास्थ्य के लिए उचित है। तो इसके प्रति विश्वास बढ़ा और लोगों ने टीकाकरण शुरू कर दिया। नागालैंड में आज कोविड के 78 नए रोगी सामने आने से राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 25,975 हो गई है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटों के दौरान इस संक्रमण से 77 लोगों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 23,775 तक पहुंच गई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 91.53% पर स्थिर है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को जीका वायरस के प्रति सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस वायरस से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है और व्यापक जांच भी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को जीका वायरस से बचाव के उपाय करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को लार्वा सर्विलांस और संदिग्ध मामलों से नमूने एकत्र करने और परीक्षण के लिए भेजने की सलाह दी गई है। इस बीच राज्य में कल 27 नए कोविड मामले दर्ज किए गए, जबकि संक्रमण से एक रोगी की मृत्यु हुई है। कोविड संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 9,025 है। राज्य में सक्रिय मामले घटकर 392 हो गए हैं। वहीं 40 रोगी कल संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। भोपाल में 10 जबकि इंदौर में 6 नए मामले सामने आए हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्र सरकार ने प्रत्येक घर में नल से पेयजल पहुंचाने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में ओडिशा को 3,323 करोड़ रुपए जारी किए हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक घर में पाइप से पेयजल पहुंचाने के लिए राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शेखावत ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लिखे एक पत्र में कहा कि राज्य को सभी गांवों में नल के जरिए पेयजल पहुंचाने का काम शुरू कर देना चाहिए, जिससे मार्च 2024 तक सभी घरों में नल पेयजल की आपूर्ति हो सके। उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आज लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। मीडिया से बातचीत में राज्य के अपर महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आतंकवादियों का संबंध अलकायदा के अंसार गजावत उल हिंद गुट से है। उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने कश्मीर घाटी में आज कई स्थानों पर छापे मारे और विभिन्न मामलों में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार श्रीनगर के नवाब बाजार, अनंतनाग और बारामूला में छापे मारे गए। एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के सहयोग से श्रीनगर में नवाब बाजार स्थित शिक्षण संस्थान में तलाशी ली। वहां से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और एक लैपटॉप जब्त किया गया है। एजेंसी से पूछताछ के लिए इसके अध्यक्ष को गिरफ्तार किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को आज कर्नाटक के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका ने नए राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल महिला सदस्यों के लिए आज नई दिल्ली में अपने आवास पर जलपान का आयोजन किया। इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल, साध्वी निरंजन ज्योति, रेणुका सिंह और अन्य ने हिस्सा लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे,
कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए नई जनसंख्या नीति 2021-2030 की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी उनकी प्राथमिकता। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नागपुर में पहले तरल प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया। देश में अब तक 37 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। राष्ट्रीय कोविड स्वास्थ्य दर 97.20% हुई। केंद्र ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत ओडिशा को 3,323 करोड़ रुपए दिए। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते ने लखनऊ से अलकायदा के 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए। बड़ी आतंकवादी घटना टली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। महिला क्रिकेट में होम में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच जारी। यूरो कप फुटबॉल में आज रात लंदन में इंग्लैंड का मुकाबला इटली से और विंबलडन टेनिस में पुरुष सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच का मुकाबला मैटियो बैरेटिनी से जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को टोक्यो जाने वाले एथलीटों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। पिछले महीने श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के 50 दिनों के अवसर पर भारत की ओलंपिक तैयारियों की समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महामारी के बीच एथलीटों के लिए निर्बाध प्रशिक्षण सुनिश्चित करने, ओलंपिक कोटा जीतने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने, एथलीटों के टीकाकरण और उन्हें प्रदान की जा रही सहायता के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों से अवगत कराया गया। पिछले महीने आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले सभी भारतीय एथलीटों ने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आगे आकर खिलाड़ियों का समर्थन करने का आग्रह किया है। खिलाड़ियों के संघर्षों और जीत को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों को प्रेरणा के रूप में देखा जा सकता है। भारत से 18 खेल स्पर्धाओं में कुल 126 एथलीट टोक्यो जाएंगे। ये किसी भी ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। ओलंपिक में कई भारतीय खिलाड़ी पहली बार भाग ले रहे हैं। इतिहास में यह पहली बार है जब तलवारबाजी में महिला खिलाड़ी भवानी देवी ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई किया है। नेथरा कुमानन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक हैं। साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज तैराकी में ए योग्यता मानक हासिल करके ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई करने वाले भारत के पहले तैराक हैं। मंगलवार को होने वाले इस कार्यक्रम में युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री निशिथ प्रामाणिक और कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं। श्री नायडू ने रथ यात्रा की पूर्व संध्या पर जारी एक संदेश में कहा कि भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक रथ यात्रा ओडिशा और संपूर्ण भारत के श्रद्धालुओं के लिए बहुप्रतीक्षित भावपूर्ण अवसर होता है। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा देश के विविधतापूर्ण और समावेशी लोकाचार का प्रतीक है। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत में अपना स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। ट्विटर ने भारत के नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत आवश्यक भारत पारदर्शिता रिपोर्ट भी जारी कर दी है।
असम विधानसभा का बजट सत्र कल से गुवाहाटी के दिसपुर में शुरू होगा। ये सत्र 13 अगस्त तक जारी रहेगा और इसमें 15 बैठकें होंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में कंधार स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को बंद किया गया है। हालांकि वहां कार्यरत भारतीय कर्मियों को कंधार के आसपास जारी भीषण संघर्ष को देखते हुए कुछ समय के लिए स्वदेश बुला लिया गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारत अफगानिस्तान की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और भारतीय कर्मियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारतीय तैराक श्रीहरि नटराज की। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय तैराकी टीम के श्रीहरि नटराज ने 2019 में दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। रोम में सेठ कोहली ट्रॉफी में पुरुषों के 100 मीटर बैक स्ट्रोक टाइम ट्रायल में ए मानक हासिल करने के बाद उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। अपनी ओलंपिक तैयारियों पर श्रीहरि का कहना है, ये ओलंपिक एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन स्विमिंग मीन्स the 16th place, the 16th place of the particular event of the last Olympics is a qualifying time for this Olympics. So we've just swam as fast as the semi-finalists at last Olympics. That's how you. 2017 में श्रीहरि ने तुर्कमेनिस्तान के अशगाबत में आयोजित 2017 एशियाई इंडोर और मार्शल आर्ट्स गेम्स में शॉर्ट कोर्स तैराकी में हिस्सा लिया। श्रीहरि के नाम अब तक कई रिकॉर्ड्स और पदक हैं। 2018 में उन्होंने गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्रीहरि ने इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित 2018 एशियाई खेलों में भी भाग लिया। अपने ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में श्रीहरि ने बताया, We swim about 9 sessions a week and I go to the gym for about 3 to 4 sessions a week and just do that for another couple of weeks and I think it will be time for us to leave Tokyo by then. 20 साल के नटराज इससे पहले 2018 राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के अलावा उसी साल युवा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नटराज पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेंगे और खेलों के महाकुंभ में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार द्वारा शुरू किए गए क्विज ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में देश के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रोताओं ने ईमेल के जरिए हमें जवाब भेजा है। कल के सवाल का सही जवाब भेजा है हरियाणा में सोनीपत के रहने वाले सिद्धार्थ शर्मा ने। वो बनते हैं हमारी क्विज के विजेता। सिद्धार्थ को आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। ओलंपिक क्विज में जीत हासिल करने पर आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सिद्धार्थ ने कहा, इस प्रतियोगिता में चयनित होने के बारे में तो मेरे को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। इसके लिए सर्वप्रथम मैं ऑल इंडिया रेडियो को और स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को हार्दिक रूप से बधाई देता हूँ। स्पोर्ट्स स्कैन में की जो मुझे सबसे आकर्षक बात लगती है कि उसमें जो विश्लेषण होता है बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जाता है और खेल के पूरे आयामों का विश्लेषण करा जाता है। मैं पूरी ओलंपिक टीम को जो भारत को इस टोक्यो ओलंपिक में रिप्रेजेंट करेगी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRSportsScan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा।
साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की? सुनिए स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। ओलंपिक अभियान चीयर फॉर इंडिया के तहत खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए देश भर से शुभकामना संदेश आ रहे हैं। तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली विश्व की नंबर 1 दीपिका कुमारी की मां ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा, उसकी तैयारी बहुत अच्छा है और आगे के लिए मतलब जाने के लिए भी तैयारी कर रही हैं। जब से वो पेरिस से आई हैं तो प्रैक्टिस में लगी हुई हैं और आगे भी उम्मीद है कि जरूर गोल्ड मेडल लाएगी। तो इसलिए मैं शुभकामना ये देना चाहता हूँ कि मेरा माता रानी से इतना उम्मीद है कि जरूर कुछ न कुछ लाएगी। यही मेरा आशीर्वाद है। दीपिका कुमारी की राष्ट्रीय कोच पूर्णिमा महतो ने अपने संदेश में कहा, मैं दीपिका को ऑल द बेस्ट बोल रही हूँ। ओलंपिक में वो जा रही है और मैं आशा करती हूँ कि वो बहुत अच्छा वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस देगी और तैयारी भी काफी की है एंड काफी पॉजिटिव है। अभी पेरिस में जो परफॉर्मेंस हुआ उसके लिए वो बूस्टअप है, माइंड सेटअप वो बना के रखी है अभी ओलंपिक के लिए। ऑल द बेस्ट दीपिका, मिक्स टीम के लिए और इंडिविजुअल के लिए एकदम जी जान लगा दो एंड बहुत अच्छा शूट करो। ऑल द बेस्ट। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के युवा मिडफील्डर विवेक सागर टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा हैं। हमारे भोपाल संवाददाता से बातचीत में उन्होंने बताया कि उनका अंतिम लक्ष्य भारतीय पुरुष टीम को इस बार टोक्यो में ओलंपिक पदक जिताना है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इटारसी तहसील के ग्राम चांदौन में रहने वाले विवेक सागर देश के लिए ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की ओर से खेलेंगे। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए विवेक ने बताया कि वे ओलंपिक्स में अपने बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं। हाल ही में मेरा सिलेक्शन ओलंपिक्स गेम्स के लिए हुआ है, जो कि स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है। ये मेरा पहला ओलंपिक्स है और मैं इसको मेमोरेबल बनाना चाहता हूँ। हम 17 जुलाई को इंडिया से टोक्यो के लिए रवाना होंगे और 24 जुलाई को हमारा फर्स्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ है। आई होप कि आप सारे मैचेस देखेंगे हमारे और हमें सपोर्ट करेंगे। मेरा और हम सबका यही ड्रीम है कि जब भी हम इंडिया वापस आए तो देश के लिए, इंडिया के लिए मेडल के साथ आए। विवेक महिला क्रिकेट में होम में दूसरे T20 मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को जीत के लिए 149 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 148 रन बनाए। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच का मुकाबला इटली के मेटियो बेरेटिनी से हो रहा है। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में आज देर रात इंग्लैंड का सामना इटली से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए नई जनसंख्या नीति 2021-2030 की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी उनकी प्राथमिकता। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नागपुर में पहले तरल प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया। देश में अब तक 37 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। राष्ट्रीय कोविड स्वास्थ्य दर 97.20% हुई। केंद्र ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत ओडिशा को 3,323 करोड़ रुपए दिए। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते ने लखनऊ से अलकायदा के 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए। बड़ी आतंकवादी घटना टली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। महिला क्रिकेट में होम में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच जारी। यूरो कप फुटबॉल में आज रात लंदन में इंग्लैंड का मुकाबला इटली से और विंबलडन टेनिस में पुरुष सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच का मुकाबला मैटियो बेरेटिनी से जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।